हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास के बारे में। और हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी व्यवस्था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के टाइम पर होते हैं और बंगाल और मद्रास में होते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे पहले हम स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पूर्व की जो वीडियो हैं उनमें अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रहेगा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल और मद्रास की जो बंदोबस्त व्यवस्था थी उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, इनकी जो स्थिति होती है एंड जो कलेक्टर थे वहाँ उस समय की व्यवस्था में, उन और जमींदारों के बीच की जो आर्थिक स्थिति उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है हमारा महलवाड़ी व्यवस्था के ऊपर रहेगा। तो बड़े ध्यान से आप लोगों को ये समझना है कि आखिर में महलवाड़ी व्यवस्था होती क्या है। ठीक है, देखिए महलवाड़ी व्यवस्था का आप लोगों को आकलन लग रहा होगा, जैसा कि शब्द में लिखा हुआ है महल। इसका अर्थ ये होता था कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त को अपनाया था। स्थायी बंदोबस्त का अर्थ होता है कि जब जो खेत थे, जो जमीनें थी, उनके ऊपर एक टैक्स लगा दिया और उसको स्थायी कर दिया कि प्रत्येक किसान को अपनी फसल का 75% टैक्स देना है। उसके बाद उन लोगों के द्वारा कौन सी व्यवस्था लाई गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई, जिसमें खेत देखने जाते थे अधिकारी और उस खेत पर टैक्स निर्धारित कर दिया जाता था कि आपकी जो जमीन है वो उपजाऊ है, बंजर है, जैसी भी है, तो उस पर उस प्रकार का टैक्स लगा दिया जाता था। अब बात कर रहा हूं मैं महलवाड़ी व्यवस्था का। और महलवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, इसमें एक खेत के ऊपर टैक्स न लगाकर पूरे के पूरे गांव के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था और उस गांव को संयुक्त रूप से प्रत्येक गांव के व्यक्ति का उत्तरदायित्व बन जाता था कि उसको अपनी जमीन का टैक्स तो देना ही है, साथ में उसका जो पड़ोसी है, उसका जो आसपास के जो खेत हैं, उन लोगों से भी उसका टैक्स दिलवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी जो थी वो बन जाती थी। आइए आपको ये बात समझ में। तो महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, यानी कि पूरे गांव की सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती थी कि उसको अपना टैक्स देना है, उसके साथ उस पड़ोसी का भी टैक्स दिलवाना है। इसके बाद बहुत सारी ज़मीन ऐसी होती है गांव में जो बंजर पड़ी रहती है, जिसका कोई मालिक नहीं होता है, या जो ज़मीन होती है वो गवर्नमेंट के अधीन होती है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस पर अतिक्रमण कर लेते हैं। तो ऐसी ज़मीनों के ऊपर भी क्या किया, 95% टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने और ग्राम पंचायत को आदेश दिए कि इन ज़मीनों को अधिग्रहण कीजिए और इन ज़मीनों को अधिग्रहण करने के बाद आपको 95% जो है वो कंपनी को देना होगा और 5% जो ग्राम पंचायत है वो उस समय की जो ग्राम प्रधान हैं वो अपने निजी काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये महलवाड़ी व्यवस्था की कुछ बेसिक थ्योरी थी जो मैंने आप लोगों को बताई है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें एक खेत पर टैक्स न लगा के पूरे गांव पर टैक्स लगा दिया जाता था। ठीक है, तो नोट डाउन करने ये सारी बातें। एक खेत या फिर किसान, एक खेत या फिर किसान पर कर या टैक्स ना लगाकर पूरे गांव पर टैक्स लगा दिया जाता था। ठीक है, टैक्स लगा दिया जाता था, यानी कि कंपनी के लोग आते थे और बोलते थे कि इस पूरे गांव को 1 लाख रुपए देना है, कैसे भी करके दो, चाहे खेत में मक्का बो, चाहे तिल बो, चाहे कुछ बो, हमें कुछ नहीं मालूम, हमें पूरे गांव से 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, भले ही तुम कुछ बो मत बो, तुम्हारी फसल चाहे 5 लाख की हो चाहे 20 लाख की हो, हमें 1 लाख रुपया चाहिए। ठीक है, कंपनी के द्वारा ये बोला जाता था। अब तुम लोग कितना देते हो कितना नहीं देते वो गाँव जाने। इसके अलावा ऐसा होगा कि गांव के बहुत सारे लोग मना कर देते थे कि हम नहीं दे रहे। ठीक है, तो उन लोगों की जो जमीन थी वो सामूहिक रूप से ग्राम पंचायत के अधीन कर दी जाती थी और उन लोगों की छुट्टी कर दी जाती थी कि जाओ कहीं दूसरी जगह पर जाइए, मांगिए, खाइए, मौज मारिए। ठीक है, तो ये व्यवस्था थी महलवाड़ी व्यवस्था, जो कि मद्रास और उस समय बंगाल के प्रांतों में अपनाई गई थी। उत्तर भारत में उस समय इसका इतना प्रभाव नहीं बढ़ पाया था, लेकिन फिर भी इसने कहीं ना कहीं मुंबई तक अपने प्रभाव को बढ़ाया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो एक खेत एक किसान पर टैक्स न लगाकर पूरे गांव पर टैक्स लगा दिया जाता था और ग्रामों के प्रधानों की जिम्मेदारी या जिम्मेआरी, ठीक है, 2 शब्द बोले जाते हैं, दी गई कि
टैक्स का सामूहिक टैक्स का नियमित भुगतान किया जाए, का नियमित भुगतान किया जाए। इसके बाद जो ऐसी ज़मीनें होती हैं गांव में ऐसी बंजर पड़ी रहती हैं, कोई पोखर के किनारे है, कोई सड़क के किनारे है, कोई मुर्दा घर में है, तो ऐसी जो ज़मीनें होती हैं उसका 95% गवर्नमेंट लेती थी और 5% ग्राम पंचायत को सौंपा जाता था। तो आप लोगों को लिखना है बंजर जमीन पर 95% टैक्स निर्धारित किया गया, टैक्स निर्धारित किया गया। अब आप लोगों के मन में स्वाभाविक क्वेश्चन आ रहा होगा, साहब 75% का मतलब क्या होता है? 75% का मतलब सीधा सा ये होता है, आपके पास 1 बीघा जमीन है, उसमें आपके पास जैसे कि कितना केजी, यानी कि 100 केजी, उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग 100 केजी, चाहे वो 1 मन हो, 2 मन हो, टन हो, तो 100 केजी क्या हो गया आपके पास, गेहूँ हो गया, तो उसका 75 क्या है गवर्नमेंट ले लेगी, बाकी के 25 केजी में आप लोग रहोगे। तो ये इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती थी महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए, बंजर जमीन पर 95% टैक्स निर्धारित कर दिया जाता था। अब आप लोग सोचोगे कि यह व्यवस्था वर्तमान में भी है, लेकिन देखिए वर्तमान में जो व्यवस्था है, आप लोग देखते हो आपके पास जो जमीन होती है, जब आप लोगों का उसका हलफनामा निकलवाते हो, आप लोग क्या करना, गूगल पे जाना, उसमें अपना खाता.com डालना, तो आप लोग की जमीन है उसमें खसरा नंबर आएगा, अपना खसरा नंबर उस पर एंटर करना, हमारा खसरा नंबर 374 है, तो आप लोग उसमें जाके 374 डालोगे तो उस पर आएगा राजस्थान सरकार। आप उसके खाता धारक हो, यानी कि आपकी जो जमीन है आप उस पर 2 रुपये प्रति ईयर क्या देते हो, टैक्स देते हो, ठीक है। पटवारी आता है, जिनके पास खेत होते हैं उनसे 2 रुपये लेता है 1 साल के, यानी कि वो जमीन तुम्हारी नहीं है, वो गवर्नमेंट ने आपको 2 रुपये के हिसाब से दे रखी है, ठीक है। तो कोई भी उसका वास्तविक मालिक नहीं होता। जब भी कोई बिजली के खंभे लगते हैं, कोई फाइबर लाइन जाती है, कोई भी सड़क बनती है, तो गवर्नमेंट आपको मुआवजा देती है उसका बेसिक कीमत पर, ठीक है। जैसे आपका महुआ है, यहाँ पे ज़मीन की कीमत 8,000, 7,000, 6500 वर्ग फीट के हिसाब से चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट आपको 3,000 वर्ग फीट के हिसाब से पैसा देगी, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट रेट यही है यहाँ पर, ठीक है। जयपुर में आप लोग चली जाइए, जयपुर में जो प्लॉट है वो 16,000 वर्ग फीट के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन जब वहाँ से कोई सरकारी रोड निकलेगा तो गवर्नमेंट आपको 5,000 वर्ग फीट का पैसा देगी, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कीमतें हैं, वरना बिजनेस के हिसाब से तो इनकी कीमत बढ़ती घटती रहती है, ठीक है। तो कोई भी ज़मीन जो है वो आपकी नहीं होती, वो जब आप अपना खसरा नंबर निकलवाओगे तो उस पर लिखा होता है राजस्थान सरकार। आप केवल खाता धारक हो, आप लोग 2 रुपये के हिसाब से आपने उसको किराए पे ले रखा है, आप लोग किसी को बेचते हो तो वो व्यक्ति भी उसका किराएदार बन जाता है, ठीक है। कितनी भी ज़मीन हो, आपका घर आपका नहीं होता, आपके खेत आपके नहीं होते, केवल आप उसके खाता धारक होते हो और आप उसका पे करते हो, ठीक है। अपने घर वालों से पूछना आप 2 रुपये क्यों देते हो, आप 2 रुपये देना बंद कर दोगे, आपकी ज़मीन कुर्क कर दी जाएगी, ठीक है। डेट्स ऑल राइट, समझ में आ गया। तो महलवाड़ी व्यवस्था, बंजर जमीन पर 95% टैक्स क्या है निर्धारण किया जाता था, इसको मिटाते हैं, आगे समझते हैं क्या होता है। देखिए, क्या वास्तव में महलवाड़ी व्यवस्था सक्सेस हुई थी? इतना है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, मैंने इससे पहले जो बताई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, उससे थोड़ी बहुत अच्छी थी, ठीक है, बिल्कुल अच्छी नहीं होती। देखिए, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्थाएं होती हैं गरीबों के लिए होती हैं, ठीक है। गरीब लोग पहले भी परेशान होते थे, वर्तमान में भी परेशान होते हैं और आगे होते रहेंगे, ठीक है। ये निर्धारण है, सत्य है, गवर्नमेंट कितने ही प्लान पॉलिसी लेके आए, कितने भी कानून लेके आए, इनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़े खुश करने के लिए प्लान पॉलिसी लाई जाती हैं। देखिए, इसमें सहूलियतें क्या दी गई, टैक्स की दर 66% कर दी गई, कितनी कर दी गई, 66% कर दी गई कि 66% टैक्स लिया जाएगा, लेकिन लिया जाएगा और आज भी लिया जा रहा है। कितना टैक्स, 66% जो है वो निर्धारण कर दिया गया, यानी कि आप लोगों की कुल फसल का 66% किसको देना है, आप लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था, उस समय की बात कर रहे हैं हम। देखिए आगे, इसके अलावा वो जमींदार जिन्होंने टैक्स नहीं भरा, वो जमींदार जिन्होंने समय पर पे नहीं किया, उन लोगों को क्या किया, उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। और उस समय जब से लेके ये व्यवस्था शुरू हुई थी और जब तक खत्म हुई, तो लगभग 238 जमींदार ऐसे थे, उनको ज़मीन से क्या कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया, ठीक है। टैक्स ना पे करने पर
आजकल भी होता है, आप लोग जीएसटी पे नहीं करते, ठीक है, जब आप लोग जीएसटी पे नहीं करते तो आपका जो दुकान होती है ना, जो दुकान होती है, आप लोग जितना पे करते हो तो उसको क्या है, रिसिप्ट वो नहीं देते और आप लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। आप लोगों को मालूम है जो सेब बेचते हैं ना, गोलगप्पे बेचते हैं, सेब बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, इनको भी फूड लाइसेंस की जरूरत होती है जो 5,000 रुपये में मिलता है। लेकिन आप देखना बहुआ में किसी से पूछना, भैया फूड लाइसेंस है, वो पूछेगा हैं क्या होता है ये, ठीक है। इसका मतलब ये होता है आपने किसी को सब्जी बेची और उस सब्जी को खा के कोई मर गया तो उसका एक प्रकार से बीमा पॉलिसी के तहत ये चीज़ें आती है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी के पास फूड लाइसेंस होगा, ठीक है। तो कोई भी बिना फूड लाइसेंस के एक ठेली भी नहीं लगा सकता अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स। लेकिन आपने किसी से पूछ लिया, वो खुद कहेगा भाई क्या आप बताइए फूड लाइसेंस, ठीक है। तो टैक्स पे ना करने पर, टैक्स पे ना करने पर जमींदारों की जमीनें छीन ली जाती थी, छीन ली जाती थी। आजकल देखते हो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर क्या करते हैं, बहुत सारे के जो युवा होते हैं वो लिखते हैं कि छोरा जमींदारों का। आप लोगों को मालूम है कि जब भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई थी तो जमींदार लोगों ने अंग्रेजों का समर्थन किया था और इनके सबसे ज़्यादा पोषित लोग जमींदारी थे, ठीक है। जमींदार लोग ये थे, ये नहीं चाहते थे कि भारत से अंग्रेज जाएं। एक प्रकार से जो पढ़ा लिखा वर्ग था और जो जमींदार वर्ग था वो अमीरों का, जो अंग्रेज थे उनका सबसे बड़ा हितैषी था, ठीक है। अगर उन लोगों को आप एक बार ये सारा लेक्चर पढ़ाओगे तो वो ये शब्द अपने नाम के पीछे से हटा देंगे। कुछ समय पहले क्या हुआ था, एक बच्चा जो था वो फॉर्म भरने आया, उसने अपने नाम के पीछे बक्सी लगा रखा था, वो कोई मुस्लिम बच्चा था, उसने बक्सी लगाया। मैंने पूछा बक्सी का मतलब क्या होता है, उसने कहा साहब गोत्र है हमारा, गोत्र। फिर मैंने बताया बेटा बक्सी का अर्थ होता है पानी पिलाने वाला। पहले मुगल दरबार में जो लोग पानी पिलाते थे वो बक्सी होते थे। तो फिर उसको शर्म आने लगी अपने नाम पे, साहब मैं तो इसको हटवाऊंगा अब तो मैं, ठीक है, क्योंकि उसे 18-20 साल तक ये शब्द का मतलब ही नहीं पता चला कि आखिर बक्सी का मतलब क्या होता है। जब उसने जान लिया कि बक्सी का मतलब होता है पानी पिलाने वाला, जिस नाम को वो 17-18 साल से आगे लगा रहा था अपने नाम के पीछे, अब उसको उसका वास्तविक मतलब पता चला। आप लोग सोचिए, अगर आप हिंदी में कोष्टक में लिखो पानी पिलाने वाला, वो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो ऐसे ही शब्दों का मतलब होता है जो इतिहास की पृष्ठभूमि से आपको समझने को मिलते हैं, लेकिन हम उनका अर्थ नहीं समझते और बड़े शान शौकत से उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो टैक्स पे ना करने पर जमींदारों की जमीनें छीन ली जाती थी और ऐसे 238 जमींदार रहे जिनकी जमीनें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खरीद ली गई, ठीक है। आगे देखिए, मुनरो, मुनरो का नाम आपने सुना होगा। मैं क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा, आईपीएल मैच की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इतिहास की और ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये मद्रास के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर जनरल नहीं, ओनली गवर्नर, मद्रास के गवर्नर। ये इस व्यवस्था के क्या थे, समर्थक थे। ये इस व्यवस्था के क्या थे, समर्थक थे। कोई पूछ ले, क्वेश्चन पेपर आ जाए, बहुत सारे पेपर आते हैं। अभी कल यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, उसमें 38 क्वेश्चन इतिहास से आए थे। साइंस वाले बच्चे थे वो रखे रह गए, ठीक है। 38 क्वेश्चन जो थे वो हिस्ट्री से पूछे गए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुनरो क्या थे, मद्रास के गवर्नर जनरल थे जिस समय ये महलवाड़ी व्यवस्था जो है प्रचलन में लाई गई। तो आप लोगों को ये पॉइंट डाउन करना है, ये क्या थे, इसके समर्थक थे। किसी ना किसी व्यवस्था का कोई ना कोई समर्थक होता है, तो ये पॉइंट आपको अभी से हाईलाइट कर लें, क्योंकि कोई भी परीक्षा होती है उसमें 10 से लेके बीए का सिलेबस 95% पूछा जाता है, बाकी का 5% एमए से आता है, कहीं और से पेपर नहीं बनते। तो मुनरो जो थे ये क्या थे, मद्रास के गवर्नर जनरल थे, जो इस व्यवस्था के क्या होते हैं, समर्थक होते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट जो है वो नोट डाउन कीजिएगा। अब देखिए आगे होता क्या है, जब इस व्यवस्था से बहुत सारे किसान परेशान हो गए, टैक्स नहीं चुका पाए, तो वो किसके पास गए। पहले आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे टीवी नाटक आते थे, साईं बाबा का नाटक आता था, एक मुंशी होता था, वो पैसे देता था उधार, 100 रुपये ले जाओ, 200 रुपये ले जाओ। बाद में क्या करता था, जब वो पैसे नहीं चुका पाते थे तो उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता, ठीक है, या फिर उनके घर में कोई अच्छी सी लड़की होती उसे अपने काम पर रख लेता। तो यही लोग ये करते थे, उनको अपने चंगुल में फंसा लेते और उनको अपना क्या बना लेते, दास बना लेते, ठीक है। सबने किया है, बड़े बड़े लोगों ने किया है, यहाँ तक कि जो आपके बड़े बड़े फेवरेट शासक रहे हैं उनके द्वारा भी ऐसा किया गया है। शुंग वंश के रहे, पुष्यमित्र शुंग रहा हो, सम्राट अशोक रहा हो, चंद्रगुप्त मौर्य रहा हो, चाणक्य रहा हो, कोई भी रहा हो, सबने ऐसा ही किया है। इन सभी के घर में दास रहे हैं, ठीक है। इन चीजों को समझ रहे हो। चलिए, तो गरीब किसानों को जमींदारों ने, किन्होंने, जमींदारों ने अपने चंगुल में फंसा लिया, ठीक है, अपने चंगुल में फंसा लिया
और उनकी ज़मीनें छीन ली, और उनकी ज़मीनें छीन ली। ठीक है, आजकल जो बैंक होती हैं, कोई भी बैंक हो, वो क्या करती है, आप लोगों को ऑफर देती है। क्या देती है? ऑफर देती है कि इतने परसेंट पर 5% के पे 1.3% पे इतने परसेंट पे पैसा ले लीजिए। उनके नाम बदल दिए जाते हैं, SBI, PNB, IDFC, जो करके इनके नाम रख दिए जाते हैं। लेकिन सब बैंक क्या करती हैं, होम लोन देती है, कोई कुछ देती है, कितने % डिस्काउंट पे देती है। लेकिन बाद में क्या करती है, लोग जब इनको पूरे ज़िंदगी भर लगे रहते हैं, पे टैक्स, और बाद में होता क्या है, कोई 5 लाख की कार है, अगर आप उसे लोन पे लेते हो कितने की पड़ती है, 7.5-8 लाख रुपए की जाके पड़ती है। तो वही काम जो पहले ये लोग करते थे, वही काम आजकल की जो बैंक हैं वो कर रही हैं। ठीक है, उनके नाम परिभाषाएं बदल दी गई हैं। तो गरीब लोगों जो थे वो जमींदारों के चंगुल में फंस गए और अपनी जो जमीनें हैं उनसे हाथ धो बैठे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यह वादा करती थी कि हम लोग जो हैं वो आपको जमींदारों के चुंगल से बचाएंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, पैसे वालों के चुंगल से बहुत कम ही बच पाते हैं, चाहे वो समय रहा हो, चाहे वो आज का समय हो। तो वादे किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने गरीबों को वादा किया कि हम आपको जमींदारों के चुंगल से मुक्त कराएंगे। वादा किया कि हम आपको, लिख लेना, ठीक है, जमींदारों के चुंगल से मुक्त कराएंगे। तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलो थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आगे देखिए होता क्या है। अब देखिए 1819 में क्या किया गया, उत्तरी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इस व्यवस्था को ध्यान रखने के लिए सुझाव मांगे गए। ठीक है, और 1822 के रेगुलेशन 7 के द्वारा, कौन सा रेगुलेशन 1822, ठीक है, 1822 के रेगुलेशन 7 के द्वारा इस व्यवस्था को प्रभावी किया गया। इस व्यवस्था को प्रभावी किया गया। ठीक है, इस व्यवस्था को क्या किया गया, प्रभावी किया गया। किसके द्वारा, 1822 के रेगुलेशन 7 के द्वारा इसको क्या है, लागू किया गया। और जो भूमि होती थी उस पर 30% टैक्स क्या कर दिया जाता है, शुरू में निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, 30% रखा गया। और जो भूमि सबकी थी, सामूहिक थी, उस भूमि पर 95% टैक्स क्या है, निर्धारित कर दिया गया। तो मैंने दो बातें बताई हैं यहाँ पे, ऐसी भूमि जो केवल एकल थी उस पर 30% और जो सामूहिक थी उस पर 95% लगा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इस व्यवस्था से हुआ क्या। इस व्यवस्था से यह हुआ कि देखिए व्यवस्था कोई हो उससे क्या है, किसानों का क्या हो रहा है, दमन हो रहा है। कोई इंसान नहीं चाहेगा कि वो अपनी इतनी मेहनत की कमाई पर टैक्स पे करे। ठीक है, आप लोग 100 रुपये कमाए दिन भर में और कोई बोले 30 रुपये मुझे दे दे, तो उसको झापड़ मारने का मन करेगा ना आपका। तो सेम यही कंडीशन होती है। 1857 में जो क्रांति हुई थी तो उसमें किसान वर्ग पहले से ही काफ़ी दुखी था, पहले से ही काफ़ी कष्ट में था। तो इन्होंने क्या किया, 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया। ठीक है, 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और विद्रोह के लिए किसानों की मानसिकता
किसानों की मानसिकता विकसित हुई। किसानों की मानसिकता क्या हुई? विकसित हुई। ठीक है, तो समझ में आ गई आप लोगों को बात इस प्रकार के टैक्स से। अब देखिए आगे क्या होता है। इस व्यवस्था को शुरू में कहां लागू किया गया, किन क्षेत्रों में लागू किया गया? तो सबसे पहले इस व्यवस्था को बंगाल, उड़ीसा, बिहार और मद्रास, ठीक है, ये 4 जगह थी, बंगाल, उड़ीसा, बिहार और मद्रास। यहाँ पर सबसे पहले इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से क्या किया गया? लागू किया जाता है। अब देखिए इस व्यवस्था के लागू करने से देखिए उस समय क्या आप लोगों को मालूम है कि जो भारत की अधिकतर व्यवस्था थी वो कैसी थी? वो गांव की प्रधान थी, ग्राम प्रधान थी। और इस व्यवस्था के बाद वहां पर क्या होती है? जटिलता आ जाती है। ठीक है, जटिलता आ जाती है। किस बात की जटिलता आ जाती है? वो लोग इतना पैसा नहीं कमा पाते थे जितना ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे एक्सेप्ट करती थी। आप लोगों को मालूम है इन लोगों की शक्ति के द्वारा अंग्रेज 32.8 लाख पॉइंट जो कमाते थे, इन्होंने इन लोगों को इतना ज़्यादा निचोड़ दिया, इतना ज़्यादा पैसे की इनसे डिमांड की कि जो पैसे की मात्रा है वो 41.5 लाख पॉइंट, ठीक है, कितनी हो गई? 38.8 लाख पॉइंट से 41.5 लाख पॉइंट वो राशि हो गई, जो बहुत ज़्यादा होती है। गांव के जो किसान थे बेचारे भूखे मरने पर बाध्य हो गए। ठीक है, खाना उनको नहीं मिल रहा था, रोटियां उनको नहीं मिल रही थी, लेकिन अंग्रेजों को कमा कमा के देना था। पूरे दिन खेत में वो लोग लगे रहते थे। ठीक है, तो 32.8 लाख पौंड से 41.8 लाख पौंड जो राशि है वो बढ़ के हो जाती है। अब इसके बाद क्या हुआ? इस व्यवस्था के बाद किसानों की एक मानसिकता बनती है, वो विद्रोह के लिए उतारू हो जाते हैं, विद्रोह करने के लिए सहमत हो जाते हैं और ऐसा माहौल बन जाता है कि उन लोगों के विरोध में लोग बोलने लगे, जब ये अंग्रेज आते थे, कि देखो फिरंगी आ गया, इसको मारो कूटो। और कहीं कहीं तो 1-2 अंग्रेज मिल जाते तो उनको ये लोग धुन भी देते थे। ठीक है, तो अंग्रेजों के प्रति बेकार की मानसिकता बनाने में इन तीनों व्यवस्थाओं ने, भले ही वो स्थायी बंदोबस्त हो, भले ही वो रैयतवाड़ी व्यवस्था हो और भले ही वो महलवाड़ी व्यवस्था हो, इन तीनों व्यवस्थाओं ने ही क्या किया? किसानों के ऊपर कष्टदायी, किसानों को रोने पर मरने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उनको अपना टैक्स पे चाहिए था। तो ये लेक्चर था आज। महलवाड़ी व्यवस्था जो है वो समाप्त होती है। हमने पिछली वीडियो में रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी 3 व्यवस्थाओं का क्या किया? अध्ययन किया। उम्मीद है आप लोगों को ये सब कुछ पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।